सत श्रीकाल, आदाब। मैं नव किसले बीइंग प्रोडक्शन की तरफ से मुखातिब में एक नए मेहमान को लेकर आया हूं आज। और आज हमारे सामने जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं श्रीनिवास बेसेट्टी। और कहे विदेशक का इन्होंने कहे विदेशक ग्रुप को चालू किया था। और श्रीनिवास मेरे ख्याल से 10 साल से काम कर रहे हैं थिएटर में, या उससे पहले से भी काम कर रहे हैं एटलीस्ट। जहाँ तक मुझे मालूम है कम से कम 15-20 साल का इनका एक्सपीरियंस है। और स्कूल के टाइम से ये जुड़े हुए हैं। और मैंने श्रीनिवास के साथ में काम किया है पलायन थिएटर में। उसने कहा था प्ले में हम लोग साथ में काम किए थे। तो श्री, आप अपने काम के बारे में ज़रा लोगों को मुखातिब कराएं और अपनी जर्नी जो आपने कहे विदेशक से पहले की थी, पंछी, और जो नए नए प्ले आपने बनाए हैं कहे विदेशक के अंदर, पहल जो आपने शुरू की थी, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद नव, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने सबसे पहले सोचा मेरे बारे में कि मैं इसका भागीदार बन सकूं, आपके शो का भागीदार बन सकूं। और आपके साथ साथ कई लोग जो भी इस शो को देख रहे हैं, तो उनके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव बांट सकूं। सबसे पहले हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। करीब 17 साल से थिएटर कर रहा हूँ। और मेरी थिएटर की शुरुआत करीब करीब मेरे कॉलेज के दिनों में हुई थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जमशेदपुर में, करीम सिटी कॉलेज में था। और उस वक्त रांची यूनिवर्सिटी से जो है एक यूथ फेस्टिवल हुई थी, स्टेट यूथ फेस्टिवल हुई थी, जिसमें एक माइम कंपटीशन था। तो इसके पहले कभी मैंने स्टेज देखा नहीं। मतलब एक बार जब स्कूल में चढ़ा था तो वो बकायदा मेरी जो है पैंट गीली हो गई थी। तो उसके बाद से स्टेज का एक्सपीरियंस कुछ रहा नहीं। हाँ, मैं मिमिक्री किया करता था लोगों की। और ये मिमिक्री करते वक्त जब माइम के बारे में पहली बार सुना, मुझे पता भी नहीं था कि माइम क्या होता है। और मुझे लगा कि माइम मिमिक्री का शॉर्ट फॉर्म है। मुझे लगा ठीक है, मिमिक्री करना होगा तो कर लेंगे। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, कुछ कुछ हीरोज के पता है, उनका मिमिक्री कर लेंगे। पर उसके बाद में फिर माइम में जब गया और जब टीम के साथ जो डायरेक्टर थे, वो जब कुछ कुछ एक्शंस करने को कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है एकदम क्रूर राक्षस की तरह एंट्री मारो, बट डायलॉग नहीं होना चाहिए, तुम्हारी एंट्री से लगना चाहिए कि तुम राक्षस हो। मैंने कहा ये क्या है, मिमिक्री में बिना डायलॉग के कैसे मिमिक्री होती है। बट इवेंचुअली फिर मुझे पता चला कि माइम क्या होता है, एंड दैट्स व्हेन आई लर्नड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। और सबसे पहली जो पात्र मुझे मिला था वो एड्स का मिला था। तो मैं एड्स बना हूँ और जो है लोगों में दहशत फैला रहा हूँ। ये जो है पूरा का पूरा एक 8 मिनट का माइम था, कंपटीशन थी। और वी competed well and we came second prize। फर्स्ट प्राइज जो है पटना दूरदर्शन के लोगों को मिली थी। ऑब्वियसली दे वर प्रोफेशनल्स। वी गॉट द सेकंड प्राइज एंड दैट वाज द एक्चुअल बिगिनिंग। उस वक्त से जो है मेरी थिएटर की शुरुआत हुई। फिर जो डायरेक्टर थे वो मुझे पीपल्स एसोसिएशन फॉर थिएटर करके एक संस्था है जमशेदपुर में ही, ये आपको याद होगा, बिस्टपुर कला मंदिर के पास में ही है। तो वहां पर मोहम्मद निजाम करके हैं जो इसके संस्थापक हैं, डायरेक्टर है। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, अभिनेता है, डायरेक्टर है। अभी खासकर काफी ज्यादा उनका नाम हुआ है। और उत्तर भारत की जो थिएटर फ्रेटर्निटी है उसमें काफी काफी संकीर्ण रूप से वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके अंडर में जो है मैं करीब 2006 में उनके अंडर शुरू किया, नाटक करना शुरू किया। तो पहले 3 साल, लगभग 2 से 2.5 साल तो मैं स्टेज पे सिर्फ झाड़ू मारने आया करता था। लिटरली आई वाज हैंडलिंग द बैक स्टेज, एज यू मस्ट बी आल्सो नोइंग सिंस यू बीन डूइंग थिएटर फॉर क्वाइट सम इयर्स। लाइक अनलाइक नाउ, जैसे कि अभी होता है जिस तरीके से बैंगलोर में खासकर ये चलन हो गया है कि
थिएटर ग्रुप्स इतने हैं और अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं कि लोग बकायदा बिल्कुल एक्टिंग के लिए जो है ऑडिशन देते हैं और पहले ही ब्रेक थ्रू में उनको जो है एक्टिंग का रोल मिलता है। पर कम से कम उस वक्त तो वो हाल नहीं था, कम से कम जमशेदपुर में ऐसा हाल नहीं था। बिल्कुल एक दो ही थिएटर ग्रुप्स थे और आपको अगर थिएटर शुरू करना है, एक्टिंग शुरू करनी है, तो सबसे पहले आपको बैक स्टेज प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 2.5 साल। तो वो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस फॉर मी। आई थिंक समथिंग दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट फ्रॉम बुक्स आल्सो, कोई किताबों में भी नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसा एक्सपीरियंस। आई तो उसमें एक जो ललक होती है, एक जो लालसा होती है कि कब मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं भी एक्टिंग कर सकूं, एक छोटा सा पात्र कर सकूं। तो ऐसा होता था कि नाटक कोई भी हो, नाटक के लिए हमें क्यू के लिए भी अगर रीडिंग मिल जाती थी कि भाई चलो कोई एक्टर नहीं आया तो उसके बदले में आज तुम फिलर कर लो, तो उसमें भी खुश हो जाते थे। उसके लिए बकायदा हम लोग को एक दिन पहले बोलते थे, ऐसा श्रीनिवास वो लड़का नहीं आ रहा है, एक्टर नहीं आ रहा है कल, तो कल फिलअप कर लेना तुम रिहर्सल के लिए। उसमें भी जो खुश हो जाते थे, फिर रात में जाके पूरा का पूरा स्क्रिप्ट रगड़ लेते थे, वो उस किरदार के तो लाइंस भी याद कर लेते। अगले दिन पता चलता है कि वो एक्टर आ जाता था। और वो जो मौका ही नहीं मिलता था फिर वो करने का। बट इवेंचुअली आई थिंक दैट्स हाउ आई पर्सनली लर्न। चाहे मुझे रोल मिले ना मिले, लगभग पूरी नाटक जो है करीबन याद कर लेना, मुख्य पात्रों के जितने भी डायलॉग्स है वो सारे याद कर लेना, वो काफी किया करता था। और वो अलग अलग तरीके से, एंड देन धीरे धीरे फिर डायरेक्टर ने भी देखा कि हाँ भाई इसमें काफी ज्यादा रुचि है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, तो उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे मोटे पात्र देना शुरू किया। पहला पात्र मेरा एक दधीची नाम का एक नाटक है, और उसमें एक छोटा सा किरदार है जिसका डायलॉग कुछ नहीं है, वो शुरू से अंत तक स्टेज पे है, मुश्किल से 4 डायलॉग्स होंगे उसके, बट मैं इसीलिए इसी से संतुष्ट था कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक मुझे स्टेज पर खड़े रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। और तो उसमें डायरेक्टर भी अपना हाउ दे पुट यू इन, वो बोलते हैं कि अरे स्टार्टिंग से एंडिंग तक स्टेज पे रहोगे बिना डायलॉग के, अगर तुम अपनी पहचान बना सको तब तुम सही मायने में एक्टर हो। तो वो ईगो पे ले लेते थे हम कि हाँ भाई बिना डायलॉग तो भी हमें करके दिखाना है। और दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस। और भागलपुर में ये नाटक हुआ था, एक कंपटीशन का हिस्सा था, एंड I was that was one of my first experience. I think that was somewhere in 2007 or 2008. और उसके बाद से जो है नाटकों का सिलसिला चलता रहा। लिटरेचर में काफी रुचि जो है बढ़ी मेरी, और धीरे धीरे लैंग्वेज की जो भाषा की जो महत्वता है वो कहीं ना कहीं समझ में आई कि कोई भी भाषा, अगर हम जैसे कहते हैं हिंदी है, अभी जैसे हम तो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं लिटरली, बट हिंदी भी हिंदी नहीं है, एक्चुअल में हिंदुस्तानी है। असल में देवनागरी हिंदी अलग है, कई सारे उसमें उर्दू के वर्ड्स हैं। ये इन सब का जो अटेंशन टू डिटेल है और इन सब का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे थिएटर से प्राप्त हुआ। और उर्दू में इसके साथ रुचि बढ़ी, तो उर्दू के जो लफ्ज हैं वो, और जो प्रोनाउंसिएशन है, क्लैरिटी है, इन पर वर्कआउट करना शुरू किया, क्योंकि थिएटर में खासकर उर्दू का बहुत ज्यादा योगदान रहता है और महत्व रहता है। तो one should be really equipped and should be able to speak with clarity in Urdu to be a good theater practitioner, at least in Hindi or Hindustani. So that was something that I did. उस वक्त आपने क्योंकि कहा पंछी का, तो उस वक्त कहीं ना कहीं पंछी पहली बार जो है मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी करीब 2007 या 8 में, जब निजाम सर जो है डायरेक्ट कर रहे थे वो प्ले और एक्ट भी कर रहे थे। ये एक नाटक था जो हर कंपटीशन में जाकर जो है अव्वल आता था, बिल्कुल फर्स्ट आता था। दैट वाज वेरी इंट्रीगिंग बिकॉज स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ खास है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा स्क्रिप्ट है, सरल सा स्क्रिप्ट है, 1990 का दशक का स्क्रिप्ट है, और एक पति पत्नी के बारे में है और उनके आपसी झगड़े ताना बाना के बारे में है। बट जिस मार्मिकता से उन्होंने वो दर्शाया, उन किरदारों को दर्शाया, जो ब्लॉकिंग करी थी, दोज वर रियली
ग्रिपिंग फॉर मी। और तब मुझे लगा कि एक नाटक को अव्वल बनाने में सिर्फ स्क्रिप्ट की भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। स्क्रिप्ट की भूमिका होती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो, डायरेक्शन में क्या, डायरेक्शन के पीछे कितना हाथ जाता है, और बतौर अभिनेता और अभिनेत्री आप कितना हद तक आप झकझोर देने की क्षमता रखते हो। दैट वो जो एक पहलू है, वो मुझे पंछी नाटक से देखने को मिला। और इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 2008 में क्वालिफाई हुआ, लेकिन फिर कुछ कारणवश छोड़ना पड़ा। उसके बाद पिताजी ने कहा कि भैया, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, तुम एमबीए कर लो, ये नाटक वाटक करने का जरूरत नहीं है, रंग लगा के जो है रोड पे घूमने का जरूरत नहीं है। दैट वाज क्वाइट डिमोटिवेटिंग फॉर मी। और बट पिता की आज्ञा थी तो उस वक्त मानना पड़ा। और उसके बाद में फिर आई जॉइंड एमबीए, आई केम हियर एंड आई डिड माय एमबीए फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर फिर एक अलग सा सिलसिला शुरू हुआ थिएटर का। तो तभी तक जो है, अभी तक नॉर्थ इंडिया का पूरा एक्सपीरियंस जो है गेन किया इप्टा के थ्रू और मोहम्मद निजाम सर के थ्रू। एंड आफ्टर कमिंग हियर, यहाँ पे जो थिएटर का एक दूसरा रूप है वो देखने को मिला, जहाँ पर क्वालिटी पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, एटलीस्ट इन साउथ इंडिया कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। वहां पर क्या है, क्वांटिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है कि एक नाटक किया, एक नाटक के 3 शो 5 शो 10 शो किया, अगला नाटक अगला नाटक अगला नाटक। और वहां पर समय थोड़ा कम दिया जाता है। एक नाटक जो है शायद 2 महीने 3 महीने में बन जाती है। बट यहाँ पर बैंगलोर में देखा है मैंने थिएटर ग्रुप जो कि 6 महीने 1 साल लगा देते हैं एक एक प्रोडक्शन को निकालने में, और क्या बखूबी करते हैं। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आया और यहाँ पर राजेश सर से सबसे पहले बार मुलाकात हुई। राजेश, शिबू एंड आरिफ, द ट्रायो का इनका एक ताबड़तोड़ ग्रुप था, स्क्रिप्ट्स पीपल थिएटर। और इनके थ्रू प्लेबैक थिएटर में और इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर में झांकने का पहला पहला अवसर मिला। और इतना जबरदस्त लगा मुझे प्लेबैक थिएटर कि फिर मैंने उस पर पढ़ना शुरू किया, उसमें डिप्लोमा अर्जित की, और उसी उन्हीं ग्रुप के साथ में जो है अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करने लगा व्हेन आई वाज इन व्हेन आई व्हाइल आई वाज परस्यूइंग माय एमबीए। उन्हीं दिनों की बात है, करीब 2010 में जो है एक एक कंपटीशन चल रहा था, एक प्ले कंपटीशन चल रहा था, और वहां पर एक मोनोलॉग करने गया मैं। और वहां पर मोनोलॉग करने के बाद संक्रमण नाटक का मोनोलॉग किया था, और वहां पर जो है पहली बार अभिषेक मजुमदार साहब से मुलाकात हुई। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, बट दैट्स व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम एंड ही आस्क्ड मी कि व्हाई डोंट यू, उस वक्त वो इंडियन एंसेंबल में थे, ही वाज लाइक कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस। और बाय द टाइम आई वेंट टू जॉइन, ही वाज ऑलरेडी, मतलब वो तभी कहीं बाहर चले गए थे, वो लोग शोज कर रहे थे, और नई नई नौकरी थी, मूवमेंट होता नहीं था, निकलना हो नहीं पाता था बैंगलोर से। तो वो वहां पर जो है मौका गंवाया। और उसके बाद क्लाइंट थिएटर से मथुरा कॉलोनी सर से फिर मुलाकात हुई, जहाँ पर कब होगी भेंट नाटक किया। और उसके बाद से बस सिलसिला चल ही रहा है। क्लाइंट थिएटर, थिएटर ऑन योर ओन, बैंगलोर स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा, कई सारी संस्थाओं के साथ, मशाल, सभी के साथ काम करने के बाद फिर करीब 4 साल पहले लगा कि अब खुद से भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतनी एक्टिंग वाइज तो काफी नॉलेज हो गई थी, बट बहुत सारे प्लेस थे जो मुझे करने का मन था, बट वो कोई भी ग्रुप जो है उसे करने को जल्दी राजी नहीं हो रहा था, बिकॉज उनके भी अपने अपने पाइपलाइंस थे। दैट्स व्हेन वी केम अप विद द थॉट ऑफ पंछी की पंछी नाटक करते हैं। और फिर लगा कि अब निर्देशन कौन करेगा, तो फिर सबका ये कहना हो गया कि भाई नाटक तो तुम ही जानते हो, कहानी भी तुम जानते हो, तो निर्देशन भी तुम ही कर लो। वहां से काइंड ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट वन एक्ट प्लेस दैट आई डायरेक्टेड बिफोर आई, उसके पहले तक कॉलेज लेवल पे और
कॉर्पोरेट लेवल पे ही करता था। बट या करीब 5 साल पहले जो है ये डायरेक्शन पंछी से शुरू हुआ और अभी तक जो है नतीजा कहीं ना कहीं आपके सामने है, जो कुछ भी है। या दैट्स इन ब्रीफ माय जर्नी। काफी दैट्स ज्यादा वेरी बोल दिया। एनरिचिंग। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। और यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि एक अनसेड रूल है थिएटर में कि जब आप शुरू करते हैं तो बैक स्टेज से शुरू करते हैं। तो मेरी भी शुरुआत बैक स्टेज से ही हुई थी। जब मैं कॉलेज में था तो पहले 1 डेढ़ साल में बैक स्टेज करता रहा, रगड़ता रहा। और वो बैक स्टेज करते करते आपको कब मौका मिल जाए वो आपको भी नहीं पता होता है। करेक्ट। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि हबीब साहब के साथ मुझे मौका मिल गया। एक्चुअली हबीब तनवीर साहब हाँ। हमारे कॉलेज में अपनी 50वीं सालगिरह मनाने आए थे आगरा बाजार और चरणदास स्टोर की परफॉर्मेंस। तो वहाँ पर हबीब साहब जो है उनकी टीम आई थी और मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी में था, ऑर्गेनाइजिंग टीम में था कॉलेज में। मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रेसिडेंट हुआ करता था उस जमाने में। तो उस टीम में उनके 7 एक्टर जो हैं उनकी ट्रेन लेट हो गई और अगले दिन हम्म। परफॉर्मेंस, तो उनको एक्टर चाहिए था। तो हमारे कॉलेज में तो वैसे भी बहुत सारे एक्टर्स अवेलेबल थे, तो मैंने बाकी लोगों को कहा कि भाई तुम लोग जाके ऑडिशन दो। और मैं चाय वाय ये सब इंतजाम कर रहा था, तब तक हबीब साहब की आवाज़ पीछे से आई कि अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ही एक डायलॉग बोल के दिखाओ भाई। तो मैं मैं सकपका गया। मैंने कि यार ये क्या हो गया अचानक से। तो और वो सीन एक्चुअली ऐसी थी कि जिसमें मुझे स्टेज जो है हबीब साहब के साथ शेयर करनी थी, तो मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी एक्चुअली। मैं हम्म। इतना ज्यादा सकपका गया था, इतना ज्यादा डर गया था कि उनके साथ में खड़े होके वो हर बार बोले अरे भाई डायलॉग बोलो डायलॉग बोलो। तो मैं एकदम तो, लेकिन वो एक्सपीरियंस अच्छा था कि रात के 3 बजे तक प्रैक्टिस हुई मेरी। मतलब जब जब तक मैं एकदम डायलॉग बोलने लायक नहीं हो गया तब तक। और हबीब साहब की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी जैसे उन्होंने कहा ना, कोई स्टेज पे प्रेजेंस ज्यादा थी, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि देखो बेटा तुम खड़े रहोगे स्टेज पे तो लोगों को दिखना चाहिए, है ना, कि तुम करेक्ट। हो। तो वो बढ़िया बढ़िया मुझे रहा उस टाइम। और वहीं से मेरी असली सीख शुरू हुई, क्योंकि बड़ी खासियत थी उनमें। मतलब मैं जहाँ जहाँ ये क्या कहते हैं ग्रुप या जहाँ भी ग्रुप वाले तो हम्म। हबीब साहब मुझे विंग से ढकेल दिया करते थे एक्चुअली। तुम भी जाओ। मैं पलट के देखता था तो मैं बोलता था कि अरे जब आप स्टेज पे चले गए तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको वहाँ engage करना ही है। तो वहाँ इस तरह से मेरी लर्निंग हुई। और मैं समझ सकता हूँ एनएसडी, जामिया, एफटीआई, इस तरह के एग्जाम्स मैंने भी दिए। और जैसा होता है हम अ, लोगों के इसमें क्या कहते हैं एक जो हम जो कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में जो प्रॉब्लम होती है या जो थॉट प्रोसेस होती है उससे हम सारे गुजरते हैं। तो उसी चीज़ का मैं भी कहीं ना कहीं भुक्तभोगी रहा। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर पोजिशन कि हाउ थिंग्स वर्क। और फिर आप फिर रास्ता निकालते हो वहां से, क्योंकि मन तो आपका अल्टीमेटली वहीं लगा रहता है। एग्जैक्टली। तो फिर हाँ। वही हुआ और आखिरी में करीब 2.5 साल पहले अच्छी खासी नौकरी थी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। देन मैंने कहा कि बस भाई अब नहीं हो पाएगा, या तो ये या तो दो नाव में एक साथ नहीं हो सकता। चलो उसी नाव में चलते, चाहे वो डूब ही जाए, कम से कम एक ही नाव पे रहते। दैट्स व्हेन आई कंप्लीटली शिफ्टेड टू फुल टाइम थिएटर। या तो अब आप किस तरह की कहानियों को दर्शाना चाहते हैं? आप थिएटर को किस तरह का माध्यम मानते हैं? उसका थिएटर का हमारे समाज में क्या रोल है और कितना वो समाज में कंट्रीब्यूट करती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ये बहुत बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और बहुत सारे ओपिनियन से गुजरा हूँ. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन दीज 17 इयर्स इज दैट जितने अलग अलग लोगों के साथ में काम किया हूँ, सबकी अपनी अपनी एक अलग राय रही है थिएटर को लेकर, और उनके थिएटर को दर्शाने का जो मकसद है उसको लेकर. और किसी की भी राय गलत नहीं है, आपको सबकी राय अच्छी लगेगी. व्यक्तिगत रूप से कहे विदूषक नाम भी इसीलिए पड़ा है. विदूषक जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसा पात्र है जो, और इकलौता ऐसा पात्र है जो राजा के सामने खड़े होकर राजा की मस्खरी कर कर अपनी मजाक उड़ाते रहता है, और उसके उसके थ्रू वो एक्चुअली में राजा का मस्खरी मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि वो क्या क्या गलतियां कर रहा है, राजा क्या क्या गलतियां कर रहा है, और उसके बदले में उसे क्या क्या करना चाहिए. ताकि so he is basically the one who shows the mirror to the king or to the society of what they are doing and what instead they should do. बचपन से एक हमेशा एक वो रहता है ना कि हीरो हीरोइन विलेन का जो ये है फंडा है, जिसमें विलेन कुछ ना कुछ कर देता है, और विलेन कुछ भी करता है वो गलत ही होता है, इसलिए नाम विलेन है. और हीरो जो भी करता है वो अच्छा ही होता है, इसलिए वो हीरो है. तो हीरो आखिर में जो है विलेन का सर्वनाश कर देता है, और फिर समाज जो है अच्छा बन जाता है. तो वो डेफिनेटली हमारे समाज में भी कई सारे हीरो ऐसे रहे होंगे या अभी भी हैं, जो ऐसे जो अनर्थ चीजें हैं और जो ऐसे गलत चीजें हैं जो कि जज करते हैं हम कि गलत हैं, उनको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर वो विजयी हो जाते हैं. लेकिन इससे हमारा समाज तो कहीं विजयी हुआ नहीं. तो there is a problem somewhere, which means शायद हो सकता है कि वो विलेन जिसको हम कहते हैं विलेन, वो उसके एक्ट्स, उसके सभी एक्ट्स शायद गलत नहीं हो. शायद वो भी कहीं ना कहीं समाज की कुछ ना कुछ भलाई सोचता ही हो, या वो अपने व्यक्तिगत रूप से लड़ते हुए वो कुछ ना कुछ कर जाता है जिसकी वजह से समाज को शायद भोगना पड़ता है, लेकिन असल में वो गलत इंसान नहीं है. और शायद हीरो जो है अपने आप को हीरो बनाने के लिए वो कई सारी ऐसे सही चीजों को भी गलत करार करके जो उनको उनको ठीक करने की कोशिश में लग जाता है, जिसकी वजह से वो नुकसान जो है समाज को भोगना पड़ता है. तो विद दिस कॉन्सेप्ट, whatever so a villain does the wrong and a hero does the right, the role of a vidushak is to question that right. So that's what I feel is what we are trying and we will keep on trying to showcase the society कि जो भी गलत हो रहा है उसको लोग जो है अच्छाई से भर देते हैं, और उस अच्छाई पर सवालिया निशान करना जो है वो हमारा काम है. क्योंकि हमें पता नहीं कि वो सही में सच्चाई वही है या भी नहीं. एंड गुड टू सी दैट कई सारे अभी नाटक ऐसे आ रहे हैं, कई सारे मूवीज ऐसे आ रहे हैं जहां पर ऐसे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं. कथा एक कंस की एक नाटक है जहां पर कंस के थ्रू नाटक को दर्शाया गया, जहां पर दिखाया गया कि कंस की क्या व्यथा रही है, और उसने जो भी एक्शंस लिए हैं क्या वो सारे के सारे गलत हैं या फिर उसको गलत बना दिया गया है. उसी तरीके से रामायण भी आप देखें तो रावण की तरफ से भी जो एक कहानी आती है रामायण में, जहां पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से शूर्पणखा के साथ में बुरा व्यवहार हुआ है नो, और उसके वजह से कहीं ना कहीं पूरा रामायण चला. तो लेकिन आखिर में गलती, सबसे बड़ी गलती किसकी है और सबसे पहले गलती किसने की? महाभारत में भी ऐसा है कि अभी तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कौरवा को बिल्कुल गलत नहीं मानते, और जो अश्वत्थामा को गलत नहीं मानते, जो कर्ण को गलत नहीं मानते, जो दुर्योधन को गलत नहीं मानते. एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग क्वेश्चंस, बिकॉज ये जो है आपका जो फ्लो चलता आता है ना, जो हर्ड मेंटालिटी है उसको रोकता है, उसको काटता है कहीं ना कहीं. एंड दैट्स व्हाट वी फ्रॉम एज कहे विदूषक ट्राई टू डू इन ऑल आवर प्लेस विद ऑल द स्टोरीज दैट वी ट्राई टू प्ले. तो चाहे वो पंछी हो, चाहे वो दो कौड़ी का खेल हो, अभी जो आगामी जो सुदामा के चावल हो, खराचे जो हमने पहले की, all the if you see all the plays end with that kind of a question where you ask whether whatever is right, is that actually the right? That's, so basically पर जहां तक मुझे याद है, जैसे उसने कहा था और भी जो प्ले मैंने देखा है,
मेरे हिसाब से थिएटर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई हीरो या विलन नहीं होता है, या कोई भी कहानी में बेसिकली हर एक कैरेक्टर की अपनी कहानी होती है, अपनी एक जर्नी होती है। और क्योंकि मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से भी आ रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, तो एक मुझे याद है कि दुर्योधन को भी महाभारत में, जब हम 10वीं या 9वीं क्लास में थे या 11वीं क्लास में, उसको सुयोधन बुलाते थे। उसका हाँ, असली नाम सुयोधन है ना। तो और जो सुयोधन सिर्फ महाभारत उनकी माँ गांधारी उनको सुयोधन करके बुलाती थी, मतलब या कौरव के तरफ वाले, जो बाकी पांडव वाले सारे दुर्योधन बुलाते थे। इनफैक्ट विदुर भी उनको दुर्योधन बुलाता था, जबकि ही वाज इन अ मिनिस्टर के पोजीशन पर रहने के बावजूद। जी सॉरी। बिल्कुल। तो जो पर्सपेक्टिव है वो एक तरफ का पर्सपेक्टिव है, मतलब एक एंगल से आप देखो तो एक हीरो है, और दूसरे एंगल से देखो तो दूसरा वाला भी हीरो लग सकता है आपको। तो ये तो खैर पर्सपेक्टिव है बेसिकली, ऑफ जो कोर्स। हीरो और विलन का पर्सपेक्टिव, तो देखने का नजरिया है। बिकॉज आपको जैसे अगर जिनीला डिसूजा की पहली पहली, पहली मूवी देखी, जिसमें वो गाना है ना, कभी कभी अदिति, कुछ ऐसा लगता जाने है, तू या जाने ना। जाने तू ये जाने ना। उस मूवी में इन दोनों के अलावा एक और पेयर था जो कि साइड में था, और मैं राइट। जब उन उस पेयर की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बिकॉज वो पेयर जो है, जो लड़की है वो हीरो इमरान खान के कैरेक्टर को पसंद करती थी, और जो लड़का है वो जमीला डिसूजा को पसंद करता था, और बाद में हाँ, उन दोनों में प्यार हो वो गया। दोनों आपस में मिल गए। तो अगर देखा जाए तो वो भी एक कहानी है, और वो भी एक अच्छी, मतलब वो दोनों भी एक प्रोटैगनिस्ट और मेन कैरेक्टर की तरफ से डेवलप हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल अ, बिल्कुल। इस कहानी में जनीलिया और इमरान का जो कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए उन्होंने उस पर इम्पोर्टेंस डाला है। बट उस करेक्ट। कहानी में वो दोनों इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हर कहानी में मुझे लगता है कि अलग अलग पात्र होते हैं, पैरेलली चल रहा होता है, और उसी में से फिर आप अलग अलग कैरेक्टर को उठा के देख सकते हैं। हम्म। ओथेलो है, ओथेलो में यागो का जो कैरेक्टर है, अगर आप कहानी देखना चाहें तो यागो की तरफ से भी देख सकते हैं, और ओमकारा में वही हुआ है। लंगड़ा त्यागी के नज़र से हमने हम्म। पूरी मूवी देखी है, ओमकारा करेक्ट। में, है ना। तो मैकबेथ में हमने वो विचेस के नज़रिए से देखा है, पर्सपेक्टिव से मकबूल देखिए। में। हाँ, तो मकबूल में जो विचेस का कैरेक्टर था वो ओमपुरी और नसरीन शाह ने डिपिक्ट किया था। तो वो पूरा स्टोरी उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, और उनके राइट। नजरिए से देखा था। करेक्ट। मकबूल के नजरिए से हमने नहीं देखा, मैकबेथ के नजरिए से हमने नहीं देखा। ठीक है, हम्म। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। ऑफ या फिर आप इम्तियाज अली की मूवी देखें तो उसमें भी कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स जो है, जैसे कि तमाशा में आपने रणबीर कपूर के कैरेक्टर के हिसाब से नहीं देखा, आपने दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के हिसाब से देखा कि क्या चल रहा है ना। तो थिएटर में भी वैसे ही होता है, थिएटर में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, अलग अलग कहानियाँ होती हैं। आषाढ़ के एक दिन है, उसमें कालिदास की कहानी है, लेकिन कालिदास की तरफ से नहीं देख रहे हैं आप, है ना। एग्जैक्टली। और वो क्या हाँ, जबरदस्त है वो तो नाटक। वो बढ़िया कहानी है। मोहन राकेश की जो कहानियां हैं, आधे अधूरे हैं, उसमें से लेकर हर बला उसमें इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कोई एक पर्टिकुलर पात्र जो है वो उसमें प्रोटैगनिस्ट है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। या थिएटर की मुझे यही, और स्पेशली जो जो नए प्ले राइट्स हैं, जो कि 20वीं सदी के जो प्ले राइट्स हैं, गिरीश कर्नाड हुए, मोहन राकेश हुए, विजय तेंदुलकर हुए, बादल सरकार हुए, ये सारे अलग तरीके से डिपिक्ट करते थे। ठीक है। तो हाँ, इन्होंने मेरे ये हिसाब से कहीं ना कहीं वो ब्लैक एंड व्हाइट को जो है इरेडिकेट करते हुए एक जो जो ग्रेनेस है, और जो कहीं ना कहीं समाज की सदगति, समाज की जो संज्ञा है, उसको दर्शाने का भरपूर प्रयास किया है। बिल्कुल धर्मवीर बिल्कुल। धर्मवीर भारती वगैरह भी जो हैं,
हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त। प्रेमचंद की कहानियों में भी आपको वही मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल। महादेवी वर्मा की कहानियों में भी वही मिलता है। तो वो समाज को दर्शाता है। तो श्री, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो रहा है है ना। हाँ मुझे पता भी नहीं चला कि ये 30-35 मिनट कैसे गुजर गया। और मैं अभी और भी बातें करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि अभी तो डिस्कशन शुरू हुआ था आई थिंक तो वो हमें हम हम लोग ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन मिलके हम वो चर्चाएं करेंगे, क्योंकि नहीं, समय की ऑफलाइन भी अपनी हम सीमा है तो। हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर लेकर आऊंगा, इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, आपके अलग अलग एपिसोड लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे आपके एक्सपीरियंसेस को भी जानना है। थैंक आपके यू सो मच। आपके नज़र से रंगमंच को जानने की कोशिश करना है। इस पूरे सीरीज का मकसद ये है कि जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं रंगमंच के, जितने भी रंगकर्मी हैं, उनके नज़र से मैं रंगमंच को समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि हर इंसान कैसे रंगमंच को देखता है और उसकी क्या उससे एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, अपने तरफ से मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा कुछ मौका मिले तो अब की बार मैंने जिन लोगों से भी काम किया है, चाहे वो बड़े से बड़े नसीर साहब या पंकज साहब हो, या ऐसे भी कई कलाकार जैसे जैसे जुल्फिया शेख हो या निजाम हो, या ऐसे अन्य कलाकार जिनके बारे में आप शायद लोग सुने नहीं होंगे, लेकिन वो इक्वली इतने अच्छे हैं, और यू नो अपने अपने एरियाज में would definitely like to share such experiences, and it's a great initiative now I think। ये कहीं ना कहीं ये एक कमी थी, और ये जो गैप को ब्रिज करने की जो पूरी कोशिश है, उसमें मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से और कहे विदूषक की तरफ से भी पूरी तरीके से हम साथ मैं आपको बार बार परेशान करता रहूँगा, हमेशा बुलाता रहूँगा है ना। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, बहुत आभार आपका। आप आए यहाँ, आप अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया आपने। और ऐसे ही मैं बार बार आपको बुलाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच नाउ।